Hello, this is Rhythm Shwastav, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर। इधर बीच मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई थी कि भैया मेरे को क्या करना चाहिए इन लास्ट 2 मंथ्स में, मेरे को नीट के लिए क्या करना चाहिए, मेरे को मतलब क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इन दीज लास्ट 2 मंथ्स। मैंने सोचा कि मैं आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियो बना दूंगा, तो दैट विल बी मोर इन्फॉर्मेटिव एंड मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। आप लोग का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट स्टार्ट विद कि आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो आज हम लोग ये कवर करेंगे कि आखिरी के 2 मंथ्स में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स को लेके, क्या हम लोग को करना है, क्या फॉलो करना है शेड्यूल, और क्या नहीं करना है ये भी ध्यान देना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या नाम है, हम लोग अपने सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग को क्या क्या किस सब्जेक्ट में क्या फोकस करना है। तो स्टार्टिंग विद बायोलॉजी। तो बायोलॉजी मेरा मानना है कि आप लोग एक सिंसियर स्टूडेंट है, आपने एनसीईआरटी बायोलॉजी अभी तक अपनी कंप्लीट कर ली होगी, क्योंकि देखिए मेम एग्जाम होना था 26 जुलाई को हो रहा है, तो यू मस्ट हैव कंप्लीटेड हो एनसीईआरटी बायोलॉजी। नहीं भी करिए तो स्टिल कुछ लेसन्स आपके बचे होंगे, ज़्यादा नहीं बचे होंगे, ऐसा मेरा ज्यूम करना है। नाउ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स रिवीजन। आपको रिवीजन में कैसे क्या करना है सारी चीज़ें, जैसे आपने साल भर पढ़ा, आपने साल भर पढ़ा होगा तो कुछ एक्स्ट्रा हाई यील्डिंग पॉइंट्स नोट किए होंगे अपने एनसीईआरटी में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपने कुछ निकाला होगा कि हाँ यार ये चीज़ अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी थी, इसको मेरे को याद होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में क्या, और ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपको एनसीईआरटी में सीक्वेंस वाइज पढ़ना है कि लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, देन आप सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं, देन चैप्टर थर्ड पढ़ रहे हैं। इट्स लाइक कि अगर आपने प्लांट किंगडम पढ़ा है तो मेरा मानना है उसके साथ साथ प्लांट मॉर्फोलॉजी भी खत्म कर लो, तो आपको एक मतलब एक कंटेंट आपका चलता रहेगा, आपको समझ में अच्छे से आएगा। लाइक फॉलोइंग, अगर आप जैसे ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हो तो ह्यूमन फिजियो फिर पढ़ते जाओ, ये नहीं कि आज आज एक लेसन ह्यूमन फिजियो का पढ़ा, दूसरा मैंने प्लांट का पढ़ा। देखिए अगर आज आप पूरे दिन भर ह्यूमन फिजियो का बनाए हो, टारगेट सेट किए हो फॉर बायोलॉजी, तो आप फिर आज ह्यूमन फिजियो पे ही फोकस करो। और अब करना क्या है, एनसीईआरटी आपको रीड करनी है। अब आपने जो कोई भी कोचिंग या कोई भी इंस्टीट्यूट या जो कोई भी आपने बुक फॉलो की है पूरे साल भर, उसके जो की पॉइंट्स थे, उसके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, उसको नोट करो। लाइक सपोज अगर आप बायोमेंटर से हो तो सर ने जितने जितने पॉइंट्स लिखाए हैं आपको, कुछ हाई यील्डिंग पॉइंट्स सर ने बोले होंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगर सर ने बोला आ सकता है तो वो आ सकता है। फोकस ऑन दैट थिंग। आपको ऐसे क्या होगा कि ऐसे क्या, आप वो सारे पॉइंट्स को आप क्या करो एनसीईआरटी में लिख लो। जैसे कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि बायो की शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। इट्स लाइक कि बायो की शॉर्ट नोट्स जैसा कुछ नहीं होता। एनसीईआरटी इज योर शॉर्ट नोट्स। बायो की एनसीईआरटी में आप क्या करो, जैसे कि आप, मेरा मानना है कि देखिए आप अंडरलाइन करते हो, ठीक है, जो जो आप पढ़ते जा रहे हो उसको अंडरलाइन करते जाओ। अंडरलाइन करते जाओगे तो आपको क्या है कि हाँ हाँ मेरे को ये चीज़ें हैं। अब जैसे वो चीज़ अंडरलाइन ना करो जो आपको याद है। अब आपको पता है कि हाँ प्लांट किंगडम में आपने कुछ चीज़ें रटी कि हाँ यार रोडोफाइसी का एग्जाम्पल ये होता है, अगर आपको याद है तो उसको मत अंडरलाइन करो। आप अपने लिए काम कर रहे हो, ठीक है, आपको मतलब किसी को दिखाना नहीं कि मैंने ये किया है। तो जस्ट अंडरलाइन दोज थिंग्स जो आपको याद नहीं हो रही या भूल जा रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करो, फिर से आप जब रिवीजन करोगे तो कुछ लाइंस मिटाते चलो जो जो आपको लगा कि हाँ मेरे को याद हो गई है। और कुछ पॉइंट्स क्या करो एनसीईआरटी में, जैसे क्या होता है पूरे पेज में कुछ एक एक की पॉइंट्स होते हैं जो एकदम जैसे होता नहीं कि हाँ जल्दी तक मैं आपसे बोल दूं कि 1 मिनट में पूरा पेज रिवाइज कर लो, तो आप पूरा नई लाइन रीड कर सकते हो, ठीक है। आप सारी लाइंस नहीं रीड कर सकते हो, तो क्या करो उसको गोला कर लो या उसको हाईलाइट कर लो। तो क्या करोगे, हाँ अपने, जैसे तुमने बोला, मैंने बोला आपको कि 1 मिनट में आपको ये पेज रिवाइज करना है, तो आपको क्या करना है, आप वो सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे उसको आपने बस देख लिया, तो आपका 1 मिनट में वो रिवीजन हो गया। तो जस्ट लाइक दैट कि आपका टारगेट ये होना चाहिए इस टाइम, देखिए 2 मंथ्स बाकी है, तो मेरा ये मानना है कि कम से कम आपका क्या नाम है 2 रिवीजन प्लान होने चाहिए। जैसे बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको अभी जैसे 38 लेसन है बायोलॉजी में, तो आप क्या करो, पहले क्या नाम है 12th वाला पार्ट करो। 12th वाले पार्ट में क्या है कि कॉन्सेप्चुअली चीज़ें ज़्यादा समझने वाली है, आपका जेनेटिक्स है, बायोटेक है, सारी चीज़ें समझने वाली ज़्यादातर है। तो अभी आप उस पर टाइम देकर के उसको समझ लो, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच उसमें बना लो। तो उससे क्या होगा कि आपको मतलब एक बेनिफिट रहेगा कि हाँ आपका समझने वाली चीज़ें कंप्लीट होगी, क्योंकि देखिए कम टाइम जब रहता है ना तो आप रट तो सकते हो मगर समझ नहीं सकते हो, ठीक है। तो प्रेशर ना लेकर के 12th बायोलॉजी पे पहले फोकस करो, देन 11th बायोलॉजी पे। 11th बायोलॉजी में मगअप करने वाली चीज़ें बहुत कुछ है। जैसे देखिए आपको प्लांट किंगडम में बहुत कुछ याद करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी भी, ठीक है। आप प्लांट फिजियो पढ़ोगे तो प्लांट फिजियो में अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको समझने के लिए जरूरत पड़ जाएगी, भले ही वो क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज ना आए, और आपको समझने के लिए जरूरत पड़ जाएगी। ह्यूमन फिजियो में ऐसे स्कोप है बाहर जाने का, तो रखने वाली चीज़ें कंपेरेटिवली ज़्यादा है 11th वाले में। तो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको आखिरी 7 दिन के लिए रखनी रहती है, जैसे एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम आप जितनी बार भी पढ़ोगे कुछ ना कुछ भूलते चलोगे उसमें, ठीक है। उसमें भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ थोड़े बहुत हल्का सा बाहर निकल के कवर करने रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि आप पता चला एक एक महीने एनिमल किंगडम ही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या नाम है उस पर्टिकुलर जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उनको आपने एनसीईआरटी में आपने नोट कर लिया, तो अब आप क्या करोगे जब रिवाइज करोगे तो आप उन हाईलाइटेड और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी रिवाइज करोगे। तो ऐसे क्या होगा कि आपको कोई अदर बुक अब नहीं उठानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अब आपको कुछ नया नहीं करना है, जो आपने पूरे साल भर किया अब उसको ही अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। अब आप कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो वर्क नहीं करेगा। और
आपको क्या करना है कि आप जैसे एनसीईआरटी के आप सारे पॉइंट्स जैसे आपने कवर कर लिए, 38 दिन आपको लगते हैं, जैसे मतलब 38 लेसन कंप्लीट करने में आपको 20 दिन लग सकते हैं। नो मैटर वॉट, कोई लेसन कितना बड़ा, जैसे एवोल्यूशन बड़ा लेसन है, ठीक है, तो हो सकता है आपको उसको कवर करने में 1 दिन लग जाए, ठीक है, जो हम लोग ने टाइम अलॉट किया फॉर बायोलॉजी उसको कंप्लीट करने में हो सकता है हम लोग को 1 दिन लग जाए। तो नेक्स्ट डे हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि कोई 3 छोटे छोटे लेसन कवर करें एटलीस्ट, ताकि हमारा एवरेज बना रहे 2 लेसन पर डे इन बायोलॉजी का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि 19 डेज, विद इन 90 डेज यू विल कवर होल बायोलॉजी एनसीईआरटी एंड कवरिंग एक्स्ट्रा हाई यील्डिंग पॉइंट्स, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपको एक अप्रोच अच्छा बनता चलेगा। अब आपको करना क्या है, जैसे होता है क्या, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया मैं याद करता हूँ मगर मैं भूल जाता हूँ, मतलब जैसे अब आप सीधी बात है, अगर 19 डेज अगर आप सेम शेड्यूल फॉलो करोगे तो पिछला आप भूलते चलोगे, आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन। तो उसके लिए क्या करना है कि 6 डेज पढ़ो, मंडे टू सैटरडे आपको पढ़ना है, मतलब ये रिवीजन जो स्ट्रैटेजी प्लान की इसको रिवीजन को कवर करना है, और संडे आपको होल लास्ट वीक जो आपने कंटेंट कवर किया है उसको रिवाइज करना है। सो ऐसे क्या होगा कि ऐसे क्या नाम है, आप चीज़ें कवर कर लोगे और आपका रिवीजन भी होता रहेगा, तो आपकी चीज़ें पाइल अप नहीं होगी। अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में आपने देखिए पूरे साल भर मेहनत करी होगी अच्छे से, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप सिलेक्शन लेने वाले हो, यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर। सो आपने केमिस्ट्री में साल भर मेहनत की है, रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। अब क्या आखिरी में प्लान करना है, जैसे कि आप बहुत लोग केमिस्ट्री एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। मेरा कहना है कि देखो मैंने पढ़ा था यार, मेरे को बहुत कुछ ऐसे डायरेक्ट पॉइंट्स मिले एनसीईआरटी में जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं यार, कभी कभी मिस हो जाते हैं। कोचिंग के मॉड्यूल्स हो गई या कोचिंग नोट्स हो गई, वो पॉइंट्स कभी कभी मिस हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप क्या नाम है एनसीईआरटी एक बार ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए पूरा एकदम थरोली ना जाकर के टेबल्स हो गई, जो कुछ पॉइंट्स लिखे रहते हैं वो, ये सब आप कवर कर लो। मतलब जैसे टेबल्स तो आपको हर, जैसे टेबल से क्या ये वैल्यूज नहीं रटना है कि अब ये ज़्यादा एसिडिक है, ये ज़्यादा बेसिक है, नहीं, ऑर्डर्स बनाने हैं फ्रॉम दैट वैल्यूज ओनली, ठीक है। आपको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच जरूर रखने की जरूरत है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री इज लाइक फिजिक्स, इट नीड्स प्रैक्टिस, इट डिमांड्स प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको क्या नाम है फिजिकल केमिस्ट्री से पार दिला पाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों करना है, मेमोराइज भी करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन आप जब देखोगे तो आपका दिमाग खुलेगा। आपने साल भर प्रैक्टिस की, आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे मार्क करे होंगे जहाँ पे फंसे होंगे, आपको डाउट आया होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो अब यही टाइम है कि आप उसको रिवाइज करो, रादर देन कि आप कुछ नया करने चले या कोई नई बुक ना ले लेना। जो आप साल भर करे हो वो करना है, ठीक है। उसको जो चीज़ें को, मतलब जो आप गलती जो हर बार रिपीट कर रहे हो, आप एक कॉपी में अपनी नोट कर लो कि वो आपकी गलतियां आपको रोक सकती हैं आपकी ड्रीम अचीव करने से। तो वो चीज़ों को हटाओ, ठीक है, उसको कट करो। मेरे को ये चीज़ याद हो गई है, मेरे को अब ये में प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स लाइक कि जैसे क्या होता है, लोग एज ए लेसन होल लेसन पढ़ते हैं कोई टॉपिक, कोई मतलब सब्जेक्ट को। जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई लेसन पढ़ा, मैंने पढ़ा हेलो एल्केन्स पढ़ा मैंने। अब मेरे को हो सकता है हेलो एल्केन्स में मेरे को हेलो एल्केन्स पूरा क्लियर हो, 90% क्लियर हो, मगर 10% मेरे को कई लूप होल्स में है। अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा 90% से बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि हाँ यार मेरे को 90% आता, मैं कर लूँगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सक्सीड भी कर जाता है उस लेसन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर मेरा ये मानना है कि आपने बहुत मेहनत की है हेरो एल्केन्स में फॉर सपोज, और उसमें से 2 क्वेश्चन आए, और 2 में से अगर आपसे एक नहीं बन पाया, वो उस 10% से आ गया जो आपने छोड़ा था या आपको प्रॉब्लम जिसमें हो रही, तो फिर क्या हुआ, आपका गलत हो गया ना, आपका 50% एफिशिएंसी आ गई उस सेम लेसन में। तो मेरा मानना है कि टॉपिक वाइज कंसेंट्रेट करो हर लेसन में। मेरा मानना है हर आदमी का कुछ ना कुछ लूप होल्स होता है, कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। तो नोट करो कि जैसे आपने कोई लेसन पढ़ो, तो आपको जहां जहां जब आप क्वेश्चन उसके बाद लगाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कहाँ वीक फील कर रहे हो, कहाँ आपसे कमी हो रही, क्या गलती हो रही है, उसको नोट करो, उसके ऊपर वर्क करना है। क्योंकि सेकंड रिवीजन जो मैं प्लान करूंगा उसमें ये नहीं बोलूंगा फिर से आप पूरा सब कुछ प्लान करो, या आपको क्या नाम है ये जो पॉइंट्स है जो आप गलतियां कर रहे हो इसको नोट करना है, टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है रादर देन होल लेसन, ठीक है। टॉपिक के ऊपर ध्यान दें, एक एक टॉपिक मेरे को आनी चाहिए, ये अपना प्राइम मोटिव होना चाहिए। अब आते हैं फिजिक्स के ऊपर। मैंने ऐसे देखा कि बायो के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फिजिक्स में परेशान होते हैं। जैसे मेरा तो देखो फिजिक्स अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट था, मगर बहुत लोग को मैंने देखा है कि फिजिक्स में क्या नाम है सफ़र करते हैं बच्चे। प्रॉब्लम भी उसकी ये होती है कि बहुत बच्चे मैथ से भागने के लिए बायो ले लेते हैं। बट आई थिंक सो कि फिजिक्स काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है। इट्स लाइक यार इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है यार। केमिस्ट्री जैसे जैसे आप क्या नाम है, आपको अगर कोई चीज़ आता है आपने कर लिया तो उसमें नहीं है, कोई गलत होने के बहुत कम चांसेस है। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच अगर आपका सही है तो क्वेश्चन सही ही होगा। अब केमिस्ट्री में क्या होता है, क्या नाम है, आपने लगाया आंसर, आप सब सही सब सोच के मार रहे हो, आपको वो एक्सेप्शन नहीं पता था, अब क्या वो क्वेश्चन गलत हो गया। मगर फिजिक्स में ऐसा कम होता है, बहुत कम होता है, मतलब इट्स लाइक नहीं होता है। बिलीव लाइक फिजिक्स में आदमी पूरा ला सकता है, केमिस्ट्री में पूरा ला सकता है, मगर फिजिक्स में आदमी के पास ज़्यादा चांसेस रहती है स्कोर करने की।
तो फिजिक्स एक जस्टिफाइड सब्जेक्ट है जिसमें आप मेहनत करे हो तो अच्छे से स्कोर ला सकते हो। फिजिक्स में करना क्या है इन आखिरी 2 मंथ्स में, एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं करनी है। फॉर नीट एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जो आपने सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो आपने कुछ जैसे फॉर्मूला नोट कर रखे होंगे आपने कहीं एक जगह, तो उसको रिवाइज करना है। अब क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मैं फॉर्मूला तो रिवाइज कर लेता हूँ मगर मेरा अप्रोच नहीं बन पाता अच्छे से। तो उसके पीछे प्रॉब्लम देखिए क्या है कि अप्रोच कॉन्सेप्ट से बनता है। फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया तो ठीक है, वो आप फॉर्मूला अब लगाना कैसे है, कैसे अप्लाई होगा, वो अप्रोच तब बनेगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का। अब कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होगा, अब जैसे क्या होता है कि लोग डेरिवेशन छोड़ देते हैं, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट रिजल्ट्स याद करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो स्टार्ट मेमोराइजिंग फिजिक्स टू। तो उससे क्या होता है कि उनका नुकसान हो जाता है। फिजिक्स मेमोराइज करने वाला सब्जेक्ट नहीं है यार, इसमें आपको समझोगे जितना ज़्यादा ना उतना आप एक्सेल करोगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स में मेमोराइज बिल्कुल नहीं करना है, आपको ध्यान क्या रखना है, कॉन्सेप्ट मेमोराइज करो ना कि फॉर्मूलाज। कॉन्सेप्ट मेमोराइज करो, कोई भी फॉर्मूला देखो ना तो यार उसका डायमेंशनल अप्रोच देखो कि हाँ यार इसमें इसका ये डायमेंशन होता है, मैंने फॉर्मूले में ये चीज़ें यूज़ कर ली, ऐसा क्या आना चाहिए तीसरा जिससे इसका डायमेंशन कंप्लीट हो जाए। हर चीज़ को डायमेंशनली अप्रोच करो। और एक मेथड होता है, जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट के कुछ क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं, बहुत बच्चे उसको छोड़ देते हैं। मैंने देखा था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आया, जैसे मैं टेस्ट सीरीज देता था तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मैग्नेट का क्वेश्चन कुछ बहुत लेंदी आया है, अब यू डोंट हैव टाइम टू सॉल्व इट, ठीक है, या रादर यू आर फेलिंग कि आपको याद नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट। तो इसका एक मैं बोलता हूँ पर्टिकुलरली कि ब्रह्मास्त्र होता है। ब्रह्मास्त्र क्या है, डायमेंशन अप्रोच। अगर आप चारों ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन का अगर डायमेंशन अलग अलग आ रहा है ना, आपसे क्या क्वांटिटी पूछी उसका डायमेंशन आपको पता है, चारों में देख लो किसका वो डायमेंशन बन रहा है, जिसका बन रहा होगा सिंपल सी बात है वही आंसर होगा। तो डायमेंशनल अप्रोच भी बनाओ। देखिए थोड़ी सी चीजें आपको लोगों से अलग करनी पड़ेगी टू टेकिंग एज फ्रॉम द लीग। आपको रेस है आफ्टर ऑल यार, अगर आप कुछ अलग करोगे तो तभी तो लोगों से अलग बनोगे ना। यू हैव टू बी द क्रीम टू गेट सेलेक्टेड इन मेडिकल कॉलेज। तो आपको ये सब चीज़ें अलग अलग से मतलब ध्यान देनी है। फिजिक्स में भी कुछ डायरेक्ट केसेस होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, आप मेन पेपर में उसको मतलब रिकॉल नहीं कर सकते कि पूरा डेरिवेशन सॉल्व करें, मगर हाँ डेरिवेशन भी आना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कभी कुछ चीज़ें होती है इस डेरिवेशन से ये फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, उसका स्टार्टिंग यहाँ से होती है, फॉर्मूला डिराइव यहाँ पे होता है, मगर 20 से क्वेश्चन आता है। अब 20 से क्वेश्चन आता है तो बच्चे फंस जाते हैं, यार ऐसा तो मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, अब क्या करें, अटक गए। मगर अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होगा, आपने वो डेरिवेशन समझा होगा, तो आप निकाल सकते हो। बच्चे जैसे मैथमेटिकल अप्रोच में फंसते हैं, तो इस टाइम क्या करना है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जहाँ गलती हो, जहाँ फंसो, जहाँ प्रॉब्लम आए उसको। ये नहीं कि बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन फंसे तुरंत झट से आंसर पीछे देख लिए कि हाँ इसका आंसर ये ऐसे ऐसे करके किया था, ऐसे हो गया, याद कर लिया उसको। यार याद तो नहीं कर सकते आप फिजिक्स, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ मेमोराइजिंग। सो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है यार, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ी है, ठीक है, अब मेरे सामने कोई क्वेश्चन रखा गया, मैंने 10 में 8 सही लगाए, 2 क्वेश्चन मेरे फंसे। अब मेरे को ये सोचना चाहिए कि यार ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो हमसे नहीं बन रहा है, मैंने तो अच्छे से पढ़ा था, तो मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को बनाने में। 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, लगे रहो, हो सकता है जब पता है खुद से क्वेश्चन बनता है ना यार, अलग से खुशी होती है, वो जो खुशी होती है ना दैट इज अनएक्सप्लेनेबल। सो कोशिश करो कि आंसर मतलब पीछे सॉल्यूशन ना देखो। अब जब 4-5 बार नहीं हो पाए तो सॉल्यूशन देखो, मगर हाँ रटो मत सॉल्यूशन। सॉल्यूशन समझो कि अच्छा इसने ऐसा किया था, हम क्या कर रहे थे, फिर कंपैरिजन करो कि अच्छा मेरे अप्रोच में कहाँ गलती हुई, ठीक है। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। और हाँ, मैं आपको डूज़ एंड डोंट्स बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आपको डूज़ क्या करने हैं, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व नहीं होना है, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नो ट्विटर, नो इंस्टा, नथिंग। इस टाइम ये सब काम नहीं आने। और हाँ, ये वीडियोज़ देखना बंद कर दो कि नीट का पेपर कैसे आने वाला है, नीट का पेपर बहुत टफ आएगा, ऐसा होगा तो वो होगा। अरे यार कोई नहीं जानता नीट का पेपर कैसे आने वाला है यार। टाइम मिला है, सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मगर बहुत लोग ऐसे भी मैंने देखा है जो पढ़ लिए थे अच्छा, मगर टाइम डिले होने की वजह से वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। तो इट्स लाइक वैसा ही रहेगा सब कुछ। इसके पहले भी जुलाई में पेपर हो चुका है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो ये सब वीडियोस देखना बंद कर दो। नीट टफ आएगा, नीट ईजी आएगा, ये सब कुछ नहीं, तुमको टफ बनना है, ठीक है। आप अगर टफ बने रहोगे आप सब कुछ अचीव कर ले जाओगे। देखो अगर तुम अच्छे हो ना, लोगों से कैसा भी पेपर आ जाए, हम कह रहे 10 पेपर तुम्हारे ले ले, तुम 10 पेपर में सेलेक्ट होगे। थैंक यू सो मच फॉर कम्प्लीटली वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला हो और आपको कुछ स्ट्रैटेजी में मदद आई हो। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरा यूट्यूब चैनल कुछ ग्रो करे और मैं आप जैसे एस्पिरेंट्स के पास पहुँच पाऊँ जिनके पास कोई गाइड करने को नहीं है, ताकि आप सब लोग की हेल्प हो पाए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा सेकंड वीडियो आएगा, इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो आएगा,
उसका मेन मोटिव ये रहेगा कि फाइनल फेज ऑफ रिवीजन में हम लोग को क्या चीज़ करनी है, क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, कैसे डेली टेस्ट पेपर्स लगाने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरी सेकेंड वीडियो में रहेगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।